तो वेव का जो आगे का हिस्सा है ना, जैसे वेव चल रही है यूं, तो वेव का जो सबसे आगे का हिस्सा है ना, इसी के नाम से स्पष्ट है वेव फ्रंट, कि वेव के आगे का हिस्सा। तो वेव के आगे का जो हिस्सा है उसको थोड़ा और हम बारीकी से समझें तो ऐसे होगा, देखो जैसे काफी पॉइंट है यूं, ऐसे वेव रही होगी। तो वेव फ्रंट होता है द कलेक्शन लोकस, लोकस का मतलब कलेक्शन, इकट्ठा करना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज नोन एज। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक 5 नंबर का बहुत ही आसान प्रश्न है हमारे पास। हाइगन प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है ये हमें नहीं बताना इसमें, इसके अंदर हमने उसको यूज करना है। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। तो हाइगन प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा थोड़ा सा क्या है, तो उसको बताएंगे तो सबसे पहले हमें एक वेव फ्रंट भी बताना पड़ेगा। वेव फ्रंट क्या होता है, तो वेव फ्रंट का मतलब थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में करता हूँ कि जैसे वेव चल रही है यूँ, तो वेव का जो आगे का हिस्सा है ना, जैसे वेव चल रही है यूँ, तो वेव का जो सबसे आगे का हिस्सा है ना, इसी के नाम से स्पष्ट है वेव फ्रंट, कि वेव के आगे का हिस्सा। तो वेव के आगे का जो हिस्सा है उसको थोड़ा और हम बारीकी से समझें तो ऐसे होगा, देखो जैसे काफ़ी पॉइंट है यूँ, ऐसे वेव रही होगी। तो वेव फ्रंट होता है द कलेक्शन लोकस, लोकस का मतलब कलेक्शन, इकट्ठा करना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज नोन एज द वेव फ्रंट। ये 1 नंबर में अलग प्रश्न आता है, लेकिन मैंने इसको यहीं पे ही समझा दिया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। साइंस में जब भी मैं फेज की बात करूँ तो समझा करो कि एंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम के अंदर हम हारमोनियम बजा रहे हैं, तो हमने 2 स्विच एक साथ दबाए तो वे दोनों एक साथ नीचे गए हैं, तो उनके अंदर फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री है। और एक नीचे गया और एक ऊपर आ रहा है, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस और वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, मतलब एक ही एंगल में सभी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं भाई, एक तो होते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स, कोई पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो स्फेरिकल होंगे, एस स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर का मतलब जैसे ट्यूबलाइट होगी, तो ट्यूबलाइट के अंदर से जो लाइट निकलेंगी ना उसके वेव फ्रंट होंगे सिलेंड्रिकल। और लाइट का सोर्स चाहिए वो लीनियर हो, तो इसको मैं लिख देता हूँ CWF, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और तीसरा है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जब लाइट का सोर्स बहुत ही दूर हो, जैसे सूर्य है हमारे से तो बहुत दूर है, तो इसमें से जो लाइट की वेव आ रही है उसके जो वेव फ्रंट है वो प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन की तरह वो चलते हैं। ऐसे ना पीछे एक पूरी रेलगाड़ी आ रही होगी, जैसे ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट, PWF। तो 2 बात मैंने समझा दी है, वेव फ्रंट की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। 3 प्रकार के वेव फ्रंट होती है। इसी में 1 नंबर का और भी समझा रहा हूँ। एक बनेगी रे और एक होती है वेव, वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है, देखो जैसे देखो इसमें अपना डायग्राम में आ जाओ धीरे धीरे। जैसे हमारी एक वेव आ रही थी यूँ और वहाँ पे यहाँ पे टकराई है, तो जैसे मैं यहाँ से काट दूँ यूँ, तो आगे का जो हिस्सा आएगा ना ये वेव फ्रंट कहलाएगा। देखो ये 3 पार्टिकल हैं, ये सबसे आगे आ रहे हैं, वेव के सबसे आगे जो भागे आ रहे हैं ना यही वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट है ये, और रे है ये, रे का मतलब किरण। तो वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो 1 नंबर में आता है ये प्रश्न कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे। रे तो आगे बढ़ती हुई जाएगी और वेव फ्रंट है ये एक साथ, जैसे नू ऐसे समझ लो यूँ, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, समझ गए होगा बात ने। तो 3 प्रश्न तो हमने ये डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हमने इनको पेपर में नहीं लिखना है।
पेपर में जो प्रश्न पूछा है वो पेपर एग्जामिनर बहुत ही सियाना है, वो दो का पहाड़ा नहीं सुनेगा, वो एक गुणा का सवाल करवाएगा जिसमें सारे पहाड़े बूढ़े सब यूज होंगे। इसमें कहता है कि यूजिंग आइगन प्रिंसिपल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन वेव फ्रंट बाय द प्लेन सरफेस। तो आइगन प्रिंसिपल में जो जो चीज़, मैं तो फर्स्ट टाइम भूमिका बना रहा हूँ आपको आइगन प्रिंसिपल बताने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वेव फ्रंट समझाया है, और फिर हमने वेव फ्रंट और रे में एंगल कितना होता है ये बताया है। फिर उसके बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है ये इतना बताया। आपने ये पेपर में कुछ नहीं लिखना है, पेपर में जो लिखना है वो तो मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। यूजिंग आइगन प्रिंसिपल एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस। तो देखो प्लेन सरफेस क्या होता है, देखो ये मैंने एक प्लेन सरफेस दिखाया है, ठीक है। प्लेन सरफेस का मतलब शीशा लगा लो, हमारा जो बोर्ड है ये भी प्लेन सरफेस है, इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। देखो सामने की जो धूप है वो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है, हो सकता है ये मेरा कैमरा का ये भी स्टैंड भी दिखाई दे रहा हो, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन का है सारा काम। तो अब देखो बहुत ही आसान तरीके से करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान आर्टिकल है, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो इसमें क्या है, एक पैरेलल रे आई है ऐसे ही हो, देखो और वो इसके टकराई हैं भाई। तो सबसे पहले क्या टकराएगी बताओ, सबसे पहले क्या टकराएगा। जैसे अपना ये फ़ोन है, एक मिनट थोड़ा करवाता हूँ इसमें, देखो ये हमारा फ़ोन है, जब नीचे गिरेगा एक तो देखो ऐसे गिरे और एक गिरे ऐसे ही हूँ, तो कौन सही से टकराएगा भाई। सबसे पहले ये इससे टकराएगा, इसका तो नंबर बाद में आएगा। ये ऐसे ही टकरा के और फिर यूँ जाए यूँ, समझ में आई बात थोड़ी सी। तो सेम कहानी उसी प्रकार से चल रही है हमारी। ये पहले ये टकराई, अब देखो ये टकरा चुकी है और टकरा के वहाँ पहुँच चुकी है, ये अभी टकराएगी और ये अभी और भी देर बाद टकराएगी। तो ये जो मैंने इसे कट मार दिया ना, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। आके इंसिडेंट हुई है और उधर वो जो गई, अब उसकी स्टोरी बदल गई है। इंसिडेंट थी तो मैंने एंगल आई कर दिया, उधर जो जा रही है तो इसका एंगल क्या होगा आर, यानी कि रिफ्लेक्शन खा गई है वेव। ये बी से बी डैश जब तक पहुंची तब तो ए से ए डैश वाली यहाँ पहुंच चुकी थी, और ये दूरी बराबर है, ए से ए डैश इज इक्वल टू बी टू बी डैश। और इनकी दूरी को कैसे निकालोगे, दूरी का फार्मूला क्या होगा, चाल गुणा समय, क्योंकि हमारा फंडामेंटल 10वीं चलता रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी किसके बराबर होगी, चाल गुणा समय, सिटी। और लाइट की जो वेलोसिटी उसको हम सी से लिखेंगे। तो ये तो आपकी तस्वीर क्लियर होने लगी। अब भाई देखो यार ये टकराई है, क्योंकि ये पहले टकराई थी और ये चलते हुए जा रही है तो उधर यहाँ पहुँच गई, ये अभी टकराएगी थी अभी पहुँची, लेकिन ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं। किसके बराबर वो मैंने कर दी। अब देखो बस पर्सन ख़त्म ही होने वाला है। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है भाई, ए एम एन, और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बी डैश एम डैश एन। ठीक, इन दोनों के अंदर से साइन आई का मान निकाल लेते हैं और साइन आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको आता ही है, साइन होगा लंब बटे कर्ण और ये भी होगा लंब बटे कर्ण। इसमें लंब का रोल कौन कर रहा है, एम एन, कर्ण का रोल कौन कर रहा है, ए एन, और इसमें कर दिया। ये सारी चीज़ समझ गए तो मैंने यहाँ से निकाली। अब देखो हम निकाल रहे हैं कि कितना टाइम लगा यहाँ से इस वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है। तो वो टाइम होगा किसके बराबर होगा, ये दूरी बटे चाल सी प्लस ये दूरी बटे सी। ठीक है, अब यहाँ से मैं इनके मान रखूँगा। एम एन का मान मैंने निकाल कर तैयार कर रखा है ताकि वीडियो छोटी बने, समय की बचत हो। ए एन साइन आई बटे सी प्लस एन एम डैश, एन एम डैश किसके बराबर है, एन बी डैश के। और एन बी डैश नहीं लिखेंगे वहाँ पे, हम एन बी डैश की जगह लिखेंगे ये एन बी डैश, एन बी डैश की जगह लिखेंगे हम ए बी डैश माइनस ए एन इंटू साइन आर बटे सी।
अब देखो ए एन साइन आई, ए एन का ए एन 2 जगह आ गई है, इनको अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, समय बचाता हूँ आपका। तो देखो कैसे बचेगा समय, समय बच गया ऐसे भाई, ये तो हमने लिख ली थी, इसको मैंने यहाँ रीअरेंज कर दिया, यहाँ पे होगा ए बी डैश साइन आर, ए बी डैश साइन आर, ठीक है। ए एन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये बच गया साइन आई माइनस साइन आर बटे सी। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, समझ गए हो गया, तो रीअरेंज कर लोगे अब तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान दे दो, टकराने से पहले वेव फ्रंट था ये, ठीक है। उसके बाद अब टी समय बीत चुका है, टी समय बीतने के बाद ये वाला पहुंच गया यहाँ, उसके सही टी समय बाद ये वाला पहुंच गया यहाँ। तो देखो ए का क्या बन गया, देखो यहाँ से टकरा गया, ए का क्या बन गया ए डैश, एम का क्या बन गया एम डैश, बी का क्या बन गया बी डैश। तो अब नया वेव फ्रंट कौन है, अब नया वेव फ्रंट है ये ए डैश एम डैश बी डैश, ये वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे पहले कौन था, आज से 6 साल पहले कौन था, आज से 6 साल पहले मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री हमारे देश का, और अब कौन है, अब नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। तो ये देखो अब समय के बाद अब ये चल रहा है, और उसके समय के बाद कुछ और आएंगे, फिर ये बन जाएगा, फिर वो, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये जो बात है ना, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये टाइम के इंडिपेंडेंट है। टाइम के इंडिपेंडेंट का मतलब है कि टाइम जो है ए डैश एम डैश बी डैश इज़ द ट्रू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, देन द ऑल द सेकेंडरी वेवलेट, देखो जो आ रहे हैं अभी, अभी कुछ और भी होंगे यहाँ पे भी, जो कुछ समय बाद इसकी पोजीशन लेंगे, कुछ समय बाद वो इसकी पोजीशन लेंगे, वो इसकी पोजीशन लेंगे। जैसे हमारे स्कूल के अंदर फिलहाल 12वीं के बच्चे कौन हो, 12वीं के बच्चे जो तुम पढ़ रहे हो, ये 12वीं के बच्चे हैं। तो ये ट्रू वेव फ्रंट है ये देखो। उसके बाद 1 साल बाद जो 11वीं वाले हैं, वो ये जो 11वीं वाले हैं ये किस में आ जाएंगे, 12वीं में आ जाएंगे। जो 10वीं वाले हैं वो किधर आ जाएंगे, 11वीं में आ जाएंगे, 12वीं में आ जाएंगे। तो ऐसे जो है ये चलते रहेंगे। इनको बोलते हैं जो बाद में आने वाले हैं वेवलेट। ये वेव फ्रंट, ये जो बाद में जो आएंगे देखो ये वेवलेट्स विल टेक द सेम टाइम इन फ्रॉम इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड। ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये इंसिडेंट का है, और ये वाला हिस्सा है रिफ्लेक्टेड का। तो वो एन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे वो एन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, वो टाइम जो है उनका सेम होगा। तो हमने देखो यहाँ पे ए एन की पोजीशन को हटाएंगे, तो यानी कि ए एन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये पॉसिबल कब हो सकता है, ये पॉसिबल कब हो सकता है भाई। तो ये था हमारा ए बी डैश ए एन, तो ये हटा देता हूँ एन की पोजीशन वाला। तो इसमें एन, एक सेकंड के लिए देखो, तो ये है ए एन की पोजीशन। जो नीचे जो इक्वेशन थी ना, वो नीचे मैंने मॉडिफाई करके ऊपर लिख दी थी, अब उसी को देखते हुए चल रहे हैं। तो ये इस पे डिपेंड है, ये कब एन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये चीज़ 0 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दिस इम्प्लाइज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का नियम है। तो देखो आइगन प्रिंसिपल जो था, आइगन प्रिंसिपल में क्या थे, वेव फ्रंट होते हैं। वेव फ्रंट वाले चैप्टर को यूज़ करते हुए, वेव फ्रंट वाली बात को यूज़ करते हुए हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिद्ध कर दी है। यही पूछ रखा था, यूजिंग आइगन प्रिंसिपल एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। थैंक्स।